स्वागत है आपका, जी हाँ आपका, टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे इंटरनल ऑडिट और एसए 610। मुझे ऐसा लगता है इस वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आईसीआई आपसे पूछेगा ही पूछेगा। क्यों सर? क्योंकि एसए 610 इज द न्यू एंट्री। ये एक नई एंट्री है आपके सीए इंटर के सिलेबस में, तो पक्की पक्की बात है कुछ ना कुछ बढ़िया मसालेदार क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। ये क्या है? ये क्या है सर? मैंने कहा इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज जस्ट अनदर डिपार्टमेंट इन द एंटिटी। ये एंटिटी का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है सर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ अ एंटिटी। अब फंक्शन में हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। सर क्या परफॉर्म करते हैं? डांस। बट ये डांस नहीं करता। इट परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज? अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। अश्योरेंस मतलब ये इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देता है कि इंटरनल कंट्रोल्स तमीज से काम कर रहे हैं कि नहीं। कंसल्टिंग मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल्स में कोई कमी है तो सजेशंस देके इंप्रूव करा देता है। तो इट परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर। इससे क्या होगा? मैंने कहा अगेन दो चीजें होंगी। अश्योरेंस में आप चीजों को चेक करते हो तभी ओपिनियन देते हो, हाँ, तो इसको कहते हैं इवेल्युएशन। कंसल्टिंग से चीजें इंप्रूव होती है तो उसको कहते हैं इंप्रूव। तो टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज, जीआरसी। जीआरसी का मतलब है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और control, internal control. So this is the definition that you need to consider. Internal audit function is a function जो करता है परफॉर्म कौन सी एक्टिविटीज? दो तरह की एक्टिविटीज, अश्योरेंस और कंसल्टिंग। अश्योरेंस में वो इवेलुएट करता है, कंसल्टिंग में वो सजेशंस देता है इंप्रूवमेंट के लिए। सो इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज, जीआरसी। जीआरसी में आएगा गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल। अब इन तीनों के मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में तोड़ दो। पहले बात करो ऑब्जेक्टिव की, फिर बात करो स्कोप की। ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ जीआरसी। जी का मतलब है गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। सर एंटिटी की गवर्नेंस का मतलब है कि किस तरह से एंटिटी काम करती है। क्या एंटिटी के अंदर एथिक्स है, वैल्यूज है। मैंने कहा एथिक्स और वैल्यू तो ठीक है, उससे पेट नहीं भरता। फाइनेंशियली क्या ठीक परफॉर्म कर रही है? तो आपने देखनी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। प्लस एथिक्स और वैल्यूज कैसे आती है? जब एंटिटी के अंदर कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन किसको लेके? रिस्क को और कंट्रोल। सही, रिस्क और कंट्रोल कहां से है? नीचे वाले पॉइंट्स है। तो रिस्क और कंट्रोल को लेके एंटिटी में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन किसको? एंटिटी के लोगों को, मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को और ऑडिटर्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। दिस इज अबाउट गवर्नेंस। सो एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस में आप बात करोगे एथिक्स, वैल्यूज की, परफॉर्मेंस की और कम्युनिकेशन ऑफ नीचे वाले दो पॉइंट्स, रिस्क और कंट्रोल टू एंटिटी के लोग। अब आ जाओ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट, इट इज नथिंग। पहले रिस्क आइडेंटिफाई करो, फिर उसको मैनेज करने के लिए कंट्रोल लगाओ। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, ये आपको सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करके देगा, प्लस बताएगा कैसे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए सजेशंस वगैरह दे देगा। अब सर ये सिग्निफिकेंट रिस्क वाला टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड मतलब क्या ट्रांजेक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या ट्रांजैक्शन में फ्रॉड लग रहा है, वेदर द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू सम फ्रॉड, क्या ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है, और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ है तो इट इज इन नॉर्मल कोर्स और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है सर। प्लस क्या ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड डी फॉर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी आता था अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक एंड अदर डेवलपमेंट। तो दिस वाज द टॉपिक जो हमारा इसके साथ बैठे बैठे रिवाइज हो गया। फिर हमने बात करनी थी सी मतलब इंटरनल कंट्रोल। तो इसके ऊपर हमने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन भी किया था कि क्या एक इंटरनल ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करना है कि वो ठीक से डिजाइन है, वो ठीक से इंप्लीमेंटेड है, ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं। आंसर इज यस। फिर वो अपना ओपिनियन देगा और सजेशंस देगा कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल। तो आपने हेडिंग्स याद रखनी है, अंदर की बातें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एंड लास्ट के 3 पॉइंट किसको लेके थे? स्कोप को लेके। अब इसका जो स्कोप है वो समथिंग स्पेशल है। सर इसमें स्पेशल क्या है, इधर बताओ। मैंने कहा समझना, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर का फोकस रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट पे, राइट। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? ये फाइनेंशियल्स तो देखता है, ये साथ ही साथ ऑपरेटिंग कंट्रोल्स भी देखता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ वही कंट्रोल्स देखता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है, बट इंटरनल ऑडिटर सारे कंट्रोल्स देखता है, चाहे फाइनेंशियल हो या ऑपरेशनल हो। तो इसको कौन सी एक्टिविटीज पे फोकस करना है? सर बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग। तो इसको लेनी पड़ेगी सबसे पहले क्या? इंफॉर्मेशन। एग्जामिन द फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये कैसे देखेगा ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन आ कैसे रही है?
सो ही विल सी द मीन्स, किस तरीके से इसको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। रिव्यू द मीन्स टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज, एक जैसी वर्ड है। फिर जब इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मेजर करो, फिर क्लासिफाई करो, रिपोर्ट करो। गो इन द क्रोनोलॉजी। सबसे पहले रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासिफाई एंड रिपोर्ट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। ये बेसिक बात आपको बस ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है सर। फिर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन से अगला पॉइंट निकालो, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप क्या देखोगे, जो भी एंटिटी की परचेजेस है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, बेसिकली एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है कि नहीं। परफॉर्मेंस ऑडिट के 3 ईज क्या देखते हो आप, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो ये 3 चीजें आप देखोगे। एंड लास्ट में कहता है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। क्या इंटरनल ऑडिटर को कंप्लाई करना है या वो चेक करेगा कंप्लायंस? सर चेक करेगा। तो रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन। तो कोई भी 5 पॉइंट आप इसमें से ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले मैंने कहा क्या, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, एक्टिविटीज रिलेटेड टू जीआरसी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है सर। फिर उसके बाद आप एग्जामिन करोगे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग से निकाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लास्ट में आ गया रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इंटरनल ऑडिट डन डनाडन डन। अब एक बात बताओ, हम इंटरनल ऑडिट पढ़ क्यों रहे हैं? हम तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट? तो ध्यान रखना क्या सर, एक इंटरनल ऑडिटर का मेन फोकस क्या रहता है? इंटरनल कंट्रोल्स। तुम्हारा भी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग में टाइम जाता है? जाता है, हाँ सर जाता है। तो एक बात बताओ, क्या मैं उनका काम यूज नहीं कर सकता? हाँ सर कर सकते हो। यहां जन्म होता है ऐसे 610 का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आईसीआई जो आपसे पूछ सकता है 3 मार्क्स का, वो क्या है, किन तरीकों से आप एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर उनका काम यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा सबसे पहला तरीका तो हमको चैप्टर नंबर 4 ने सिखाया था, चैप्टर नंबर 4 या 5 ने, कि जब आप अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हो, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, तो आप इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी कर सकते हो। तो वहां बोला था ना मैंने, मिस्टर टाई, जो मिस्टर टाई वाले 5 लोग होते हैं उनसे आप इंक्वायरी करते हो। मार्केटिंग पर्सोनल, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, टी फॉर टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करते हो, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर, आई फॉर इंटरनल लीगल काउंसिल, और ई से कौन था? ई से कौन था तो मैं भी भूल गया, इंप्लॉय ऑफ द एंटिटी। जो इंप्लॉय अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह को देख रहा है उससे आप अकाउंटिंग पॉलिसी समझ सकते हो। तो उस तरह के 5 लोगों से बात करते थे। तो ये कहता है इंटरनल ऑडिटर से आप हेल्प ले सकते हो टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है सर। अगले 2 काम इससे आप कैसे यूज कर सकते हो, यही ऐसे 610 का बेस बनाता है। एक तो कहता है आप इसका काम डायरेक्टली यूज कर लो, जो काम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कर रखा है उसको आप डायरेक्टली यूज कर लो एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द एविडेंस दैट यू वुड हैव कलेक्टेड एज अ ऑडिटर, ठीक है सर। अगर आपको लगता है उसने काम नहीं कर रखा जो आपको करवाना है, तो आप उसको एज अ छोटू भी यूज कर सकते हो। सर एज अ छोटू का क्या मतलब है, जैसे घर में होता है, आपकी मेड होती है, हाँ सर, तो मम्मी उसको काम देती है, फिर उसको डायरेक्ट करती है कि तू काम ऐसे कर, फिर उसको सुपरवाइज करती है वो काम वैसे कर रही है कि नहीं, फिर उसका काम रिव्यू करती है कि उसने काम तमीज से किया कि नहीं। तो यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर द डीएसआर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। डीएसआर का मतलब है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो ये 3 तरीके से आप उसका काम यूज कर सकते हो, रोमम असेस करने के लिए, फिर डायरेक्टली उसका काम एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर लो, या फिर आप उसको अपने अंडर यूज कर लो डीएसआर करके। क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। तो ये एक क्वेश्चन यहां पे कवर हो जाता है। फिर आता है एसए 610 जो मेन पार्ट ऑफ एसए है। ये याद कैसे रहेगा, पूरी 600 की सीरीज में यही होता है, आप दूसरे का काम यूज करते हो। तो यहां पे ऐसे याद रखना, ये 1 नहीं आई है, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर। सो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है सर। अब इसमें इन्होंने छोटी छोटी बातें कर रखी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। भले ही मैं उसका काम यूज कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओपिनियन किसकी है? मेरी। दूसरी चीज, क्या मुझे चेक करना पड़ेगा उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट है कि नहीं? हाँ सर करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है? वही फंक्शन जो इंटरनल ऑडिट करते हैं, वही डेफिनेशन यहां पे चेप रखी है। डायरेक्ट असिस्टेंस का क्या मतलब है? मैं उससे कोई भी काम कराऊंगा पर मुझे उसको डीएसआर करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है सर। इस ऐसे का स्कोप क्या है? मैंने कहा वही 2 तरीकों से जो आप काम यूज कर सकते हो, या तो उसका काम डायरेक्टली उठा लिया, या उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ली कि भाई ये काम कर, और उसके बाद उसको डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू किया। दोनों चीजें स्कोप में आ जाती हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 चीजें तो सेम रहेंगी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज किया तो चेक करो वो एडिक्वेट है कि नहीं। दूसरी चीज जो आप करोगे उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे तो चेक करना डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू कर रहे हो कि नहीं। पहला पार्ट कहता है ये चेक करो क्या आप उसका काम यूज कर सकते हो या नहीं, वेदर द वर्क कैन बी यूज्ड। अगर हां तो चेक करो कौन सा काम है जो यूज करोगे।
व्हाट आर द एरियाज जिसमें आप उसका काम यूज कर सकते हो और कितना यूज कर सकते हो, व्हाट एक्सटेंट। तो पहले बेसिक्स, फिर उसके बाद ये दो तरह के काम आप यूज कर सकते हो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट और एज अ छोटू। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। सर क्या हम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का काम यूज करने से पहले क्या चेक करेंगे? आपने कहा था ना ये चेक करना वेदर इट कैन बी यूज्ड और नॉट। तो ये डिसाइड करने के लिए वेदर इट कैन बी यूज्ड और नॉट हमें क्या तीन चीजें चेक करनी होती है, इसका हमने कोडवर्ड क्या बनाया था, जल्दी से बताइए। डिस्को। हम कहीं ना कहीं डिस्को चेक करेंगे तभी उसका काम यूज कर सकते हैं। सर डिस्को का क्या मतलब है? DIS। DIS का मतलब है क्या वो एक डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करता है, तमीज से काम करता है। सी का मतलब क्या था? कॉम्पिटेंस, क्या सामने वाला बंदा लायक है या नालायक है, अगर लायक है तो ही उसका काम यूज करो। और ओ का मतलब था ऑब्जेक्टिविटी, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इज्जत है और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, क्या वो सपोर्ट करती है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। सो डिस्को चेक करेंगे, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, डिस्को को खोलते हैं, मजा आएगा। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या क्या मैटर्स कंसीडर करोगे? भूल गए। ऑब्जेक्टिविटी कंसीडर करने के लिए क्या क्या मैटर्स डिस्कस करोगे? भूल गए। मैंने कहा याद आएगा, हौले हौले करो। सर क्या, जब भी बात होगी ऑब्जेक्टिविटी की, ये देखना क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट TCWG के साथ कनेक्ट में है कि नहीं। क्योंकि देखो मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, बट अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट और TCWG की बनेगी तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहेगी। तो सबसे पहले देखो, जब इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, उसकी एम्प्लॉयमेंट हुई, तो क्या TCWG की उस पर नजर थी कि नहीं। यानी आपने देखना है वेदर द TCWG ओवरसीज द एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो इसके लिए आप रिम्यूनरेशन पॉलिसी वगैरह देख लेना। लॉजिकली तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखनी चाहिए थी, बट ये ICI ये कुछ भी लिख देते हैं, तो कहते हैं रिम्यूनरेशन पॉलिसी देख लेना। हमने कहा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। फिर जब बंदा आया, उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है, क्या सब लोग इससे डरते हैं या इसको डरा के रखते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिटर का ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखना है, और स्टेटस देखते वक्त ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन याद रखना। सर ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी? आपका डिसीजन इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स, आपकी BC, योर ओन बायसनेस, योर ओन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। तो ये आपने एक बेसिक बात ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऐसा हो कि आप अपनी जजमेंट खुद ले पाओ, फ्री फ्रॉम बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद ही कैसे पता लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है? आप बंधे हुए हो या आप फ्री हो? आप बंधे हुए हो या आप फ्री हो? सर बंधे हुए मतलब यू आर रिस्ट्रिक्टेड और कॉन्स्ट्रेंड बाय द मैनेजमेंट और TCWG, वो लोग आपको रोकते हैं फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है सर। या आप फ्री हो? सर फ्री टू डू व्हाट? फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके हक में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब सर देखो, एक इंटरनल ऑडिटर है, वो कंट्रोल्स भी बना रहा है, वो कंट्रोल्स को चेक भी कर रहा है, तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कह रहा है आपके केस में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास मैनेजेरियल और ऑपरेशनल ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स आपने कंसीडर करने हैं। सर क्या क्या? पहले जो बंदा आता है वो आता कैसे, उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है उस पर TCWG की नजर होती है। सो TCWG इज ओवरसीइंग द एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस। ठीक है सर। फिर जब आता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस कैसे पता लगेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है और वो बंदा फ्री है कि नहीं, फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज। तो ये 4 पॉइंट हो गए, 4 नंबर आपके हो गए। ठीक है सर। अब आता है अगला पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी तो हो गया सर, कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। कॉम्पिटेंस कैसे चेक करोगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है, हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ऐसी जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट लोग होने चाहिए। तो इसको ये देखो कैसे लिखते हैं, अगेन फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है, वेदर इट इज एडिक्वेटली मतलब सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली रिसोर्स्ड। क्या यहां पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज है इंटरनल ऑडिट को करने के लिए? ठीक है सर। हमारा फोकस किस पे था? कॉम्पिटेंस पे। तो हम एप्रोप्रिएटनेस की बात करते हैं, क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट है कि नहीं। सर ये कैसे पता लगेगा कॉम्पिटेंट है कि नहीं? क्या ये लोग नॉलेजेबल हैं, और अगर नॉलेज नहीं है तो क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं। और ये लोग नॉलेजेबल हैं, अगर नॉलेजेबल नहीं है तो क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं। तो आपने देखनी है उनकी नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लस क्या इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है ऑडिट वगैरह करने के लिए। ठीक है? ठीक है सर। लास्ट पॉइंट क्या था, मैं भी भूल गया। लास्ट पॉइंट है, ये दोनों चीजें चेक कैसे करोगे? ओ
ये दोनों चीजें चेक करने के लिए आपको इनकी पॉलिसीज देखनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन आएगा 3-4 नंबर का, तो 3 पॉइंट भी याद रहते, इट इज वेरी गुड। बच्चों को आधे को तो ये भी नहीं पता होगा ऐसे कोई टॉपिक्स भी जो आपको करके जाने एग्जाम में। सो अगेन इवन इफ यू आर एबल टू रिकॉल 3 पॉइंट दैट्स गुड, बट 4th पॉइंट के लिए थोड़ा एफर्ट मार के याद आ जाता है। तो क्या पॉलिसीज है बंदे को लाने की, उसको ट्रेन करने की एंड उसको काम पे असाइन करने की। सो हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग द इंटरनल ऑडिट पर्सनल। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये कहता है कौन से सर्कमस्टेंसेज है जहां इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज नहीं कर सकते। तो इसी के ऊपर हमने बैक क्वेश्चन किया था। हाँ सर, तो उसमें क्या लिखा था, कौन से एरियाज है, कौन से सर्कमस्टेंसेज है जहां आप उसका काम यूज नहीं कर सकते इंटरनल ऑडिट फंक्शन का। तो आपने बोलना है जब डिस्को प्रेजेंट नहीं है। जब डिस्को प्रेजेंट नहीं है तो आप उसका काम यूज नहीं कर सकते, मतलब सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है, या तो कॉम्पिटेंस नहीं है, या ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक है सर। अब हमारा बेस तैयार हो गया है, अब ये ऐसे एकदम हल्का होता जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल बता दो कौन से ऐसे एरियाज है जहां आप उसका काम यूज कर सकते हो। सर टीओसी सब्सटेंटिव देखने वाले काम, टीओसी सब्सटेंटिव देखने वाले काम। टीओसी का मतलब था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन के लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर उन एरियाज में जहां जजमेंट कम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। मैंने कहा वेरी गुड। एंड देखने वाले काम क्या थे, ऑब्जर्विंग द इन्वेंट्री काउंट, राइट सर, एंड ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम को ये लोग लिखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, कहते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेज में आप इंटरनल ऑडिटर का काम कम यूज करोगे, अपना काम ज्यादा करोगे। तो मैंने कहा ये तब करेंगे जब दो चीजें ज्यादा है, दो चीजें कम। उसका काम कम यूज करोगे, अपना काम ज्यादा करोगे, ये तब करेंगे जब दो चीजें ज्यादा है और दो चीजें कम। सर दो चीजें ज्यादा क्या है, जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है। कम ऑन, जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है, और दो चीजें कम क्या है, वही ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते एंड कॉम्पिटेंस भी कम है, देयर इज अ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। फिर ये जो पॉइंट था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इसको बस आपने समझ के चलना है। जब भी आप उसका काम यूज करोगे उसके साथ एक बार डिस्कस कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना। दो टॉपिक का जन्म हो गया बस ये लाइन बोलते ही। जैसे ही मैंने बोला डिस्कस कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना, बच्चों ने कहा सर डिस्कशन वाला टॉपिक ये रहा, कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक ये रहा, करेंगे करेंगे हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट वगैरह रीड कर लेना और देख लेना उसका काम आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं। बस ये 3 पॉइंट्स आपने रीड करके चलने हैं। ठीक है सर। अब डिस्कस क्या करना है, नॉर्मल ऑडिट। नॉर्मल ऑडिट क्या होता है, वर्क परफॉर्म्ड, एविडेंस, कंक्लूजन, यही होता है नॉर्मल ऑडिट। हाँ सर। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, उससे आप डिस्कस कर लो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। एक्सटेंट कितना होता है, मटीरियलिटी पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे। उसके हिसाब से आपने सैंपलिंग कर ली, जो भी काम किया उसको डॉक्यूमेंट कर दो और उस डॉक्यूमेंटेशन से रिपोर्ट बनेगी, उसको आप एज ऑडिटर रिव्यू करोगे। तो मैंने कहा क्रोनोलॉजी समझो, तुमको बस क्रोनोलॉजी समझनी है और तुम्हारा डिस्कशन वाला टॉपिक डन सर। ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन क्या था, कुछ हाईफाई टॉपिक था या बड़ा नॉर्मल टॉपिक था? सर बड़ा ही नॉर्मल टॉपिक था। क्या इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर फोन पे एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे? नहीं सर। तो ये कहता है कि जब आप कोऑर्डिनेट करते हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि आपने बस स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट कर लिया ऑडिट के तो हो गया, या ऑडिट के एंड में कोऑर्डिनेट कर लिया तो हो गया। नहीं, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा जब कोऑर्डिनेट करके कॉलिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या नॉर्मल मैटर्स डिस्कस करें या सिग्निफिकेंट मैटर्स? सर सिग्निफिकेंट मैटर। ये आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, आज आपने खाने में क्या खाया, ठीक है, आज आपको कैसा लग रहा है, मेरा बाबू लो लो फील कर रहा है, ये सब फालतू बातें नहीं करनी। आपने यहां पे एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट मैटर, अगर इंटरनल ऑडिटर को लगता है कोई सिग्निफिकेंट मैटर है जो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है तो उसको बता देगा। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई सिग्निफिकेंट मैटर रेलिवेंट है तो वो उसको बता देगा, और कुछ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया इंटरनल ऑडिट फंक्शन का पॉइंट। अब आ जाओ डायरेक्ट असिस्टेंस एज अ छोटू। क्या मैं एंटिटी के इंटरनल ऑडिटर को ऐसे ही एज अ छोटू रख सकता हूं या मुझे एग्रीमेंट करने पड़ेंगे? सर एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। एक रिटर्न एग्रीमेंट या दो रिटर्न एग्रीमेंट? एक रिटर्न एग्रीमेंट या दो रिटर्न एग्रीमेंट? छपाक। सर दो रिटर्न एग्रीमेंट। दो रिटर्न एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा विद द एंटिटी का कोई ऑथोराइज पर्सनल, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर के साथ। जो एंटिटी का ऑथोराइज्ड एक्सटर्नल क्या बोल रहे हो सर, जो एंटिटी का ऑथोराइज्ड पर्सनल है इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि ये हमको अलाउ कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को यूज करने के लिए, प्लस ये टांग नहीं अड़ाएगा, ये टांग नहीं अड़ाएगा, यानी
ही विल नॉट इंटरवीन इन द इंटरनल ऑडिट वर्क। क्लियर है सर? दूसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा दूसरा पॉइंट है इंटरनल ऑडिटर के साथ कि जब हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं तो तुम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, और अगर तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत आए तो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी के बारे में मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर? अब आता है लास्ट टॉपिक। सबने ली चैन की सांस एंड ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बताओ कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां आप इंटरनल ऑडिटर को एज अ छोटू नहीं रख सकते? सर 2 पॉइंट तो चुरा लो वहीं से। कौन से? जहां जजमेंट ज्यादा है या जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, यानी इट इन्वॉल्व्स हायर जजमेंट एंड इट हैज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहां पे भी लाइन में ये लिखा होता है मोर देन लिमिटेड जजमेंट। ठीक है सर? और 2 है लॉजिकल कॉमन सेंस वाले पॉइंट। कौन से? एक तो हम उसका शोषण नहीं कर सकते, शोषण मतलब हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, जो काम उसने ऑलरेडी कर दिया है और रिपोर्ट कर दिया मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को, वहां पे हम उसको काम को यूज नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट इज जो आपके डिसीजन से वो आपको लेने हैं, यानी योर डिसीजन अबाउट द यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस बाय इंटरनल ऑडिटर अंडर दिस एसे आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। यहां आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 610 विद इंटरनल ऑडिट चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड विद प्रॉपर लर्निंग विद इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है? ठीक है सर? लास्ट में बस आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। सर क्या? इस जिंदगी में अगर आपको एक क्वालिटी रखनी है ना अपने लिए, हाँ सर एक क्वालिटी रखनी है, इस क्वालिटी को अपना दोस्त बना लो। सर इसका नाम क्या है? लॉयल्टी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमें दूसरों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं दूसरे तो छोड़ो, हम कई बार अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। हम दूसरों की लॉयल्टी तो छोड़ दो, हम अपने साथ ही लॉयल नहीं रहते। तो हमेशा एट द एंड ऑफ द डे या कोई भी डिसीजन लेते वक्त बस ये पूछो, क्या मैं अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा? दूसरे तो छोड़ो, क्या मैं अपने आप को ही तो धोखा नहीं दे रहा? जस्ट बी योर फ्रेंड, जस्ट बी लॉयल टू यू। आपके हर एक डिसीजन से आपका फ्यूचर संवरना चाहिए। कभी कोई ऐसी चीज मत करो जिससे रिग्रेट हो। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, अपने आप को माफ करो और आगे बढ़ो। ठीक है? तो ये कुछ एक बेसिक चीज है जो मुझे लगता है कई बार एज अ सीए स्टूडेंट हम सोचते हैं कि यार आज छोड़ दो, अलार्म बजने दो, नहीं उठते हैं। आज छोड़ दो, ये टॉपिक मैं आज नहीं कल कर लूंगा, मेरा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज नहीं कल पढ़ लूंगा। डू यू थिंक यू आर बीइंग लॉयल टू योर सेल्फ? यू आर बीइंग लॉयल टू योर फ्यूचर? ये डिसीजन लेके कि आज नहीं मैं कल पढ़ लूंगा? नहीं सर। अपने साथ लॉयल्टी मेंटेन करो एंड योर फ्यूचर विल बी लॉयल टू यू। क्या बात बोल दी मैंने ना? आप अगर अपने प्रेजेंट के साथ लॉयल रहोगे सो डेफिनेटली योर फ्यूचर विल बी लॉयल टू यू। तो ये एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। स्टे लॉयल टू योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, योर रिजल्ट्स विल बी वेरी 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 गुड। ठीक है? सो यूं ही खुशी खुशी मिलाकर पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।